हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजन जहाँ पे हम रोज़ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो आज 18 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे। ये वाला टॉपिक हमने पहले भी कवर किया था, बट आज कुछ न्यूज़ में न्यू फैक्ट्स है। एडिटोरियल के हिसाब से ये आया था, तो जो फैक्ट्स है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव हमें जो भी इम्पोर्टेंट है तो वो हम जान लेंगे। और असम ट्रिब्यून में आज जो भी एडिटोरियल आए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोथ यूपीएससी एंड एपीएससी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, लेकिन उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आ सकता है, वही मैंने कवर किया एडिटोरियल से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, एंड मेंस पर्सपेक्टिव हमने द हिंदू से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ते हैं। कल एपीएससी रिजल्ट आया, तो आप में से बहुत लोग पास कर गए होंगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो नहीं किए, आपके पास और एक मौका है। अगर आप फिर से पीएससी देना चाहते हो तो मौका है नया शुरुआत करने का, न्यू स्टार्ट। जो गलती हुई उसे देखकर सुधारो, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी आपके लिए इस साल की जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक ब्रीफ एनालिसिस लेकर आऊँ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट इस बार नहीं किया, और जिन्होंने किया उनको, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि हाउ टू टैकल ऑल दोस क्वेश्चंस। एंड इस बार का पेपर भी थोड़ा अतरंगी पेपर था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीरियसली अगर पढ़े भी हो तो आप क्लियर कर जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। बहुत सीरियस एस्पिरेंट भी पीछे रह गए, ठीक है। तो दिस इज द गेम, मीन्स पेपर अनसर्टेन आ सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। फिर भी आप बोलोगे कि मैम बहुत लोग तो पास कर गए इसमें से। हाँ, तो पेपर में हार्डवर्क तो चाहिए ही। हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है, 99% हार्डवर्क चाहिए। लेकिन बाकी जो 1% होती है, उसमें से 0.5% रहता है आपका तुक्का। सही लग गया तो ठीक है। 0.5% होता है आपका लक, नसीब, डेस्टिनी, जो भी मानो। तो ये आपने किया है, शायद ये दोनों चीज़ आपकी उस दिन नहीं चली हो तो एग्ज़ाम नहीं हुआ। एंड जिन्होंने हार्डवर्क किया हो, हार्डवर्क थोड़ा कम भी अगर किया हो, लेकिन ये चीज़ 100 हो गया, तो उनका निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखना चालू कर दो कि एग्ज़ाम अनसर्टेन तो है, ऐसा नहीं है कि अनसर्टेन नहीं है, लेकिन आपको फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि एग्ज़ाम फेल भी हो जाओ तो आपको ये लगे कि हाँ, पेपर अनसर्टेन था इसलिए मैं फेल हो गया या हो गई, अदरवाइज मैं कर लेती। और कभी कभी देखो सब कुछ ठीक होके भी नहीं होता, ठीक है। तो वो टाइमिंग पे अपना भरोसा रखो। ओके, आई नो इट फील्स बहुत ही गंदा कि आप फेल हो चुके हो, बट ठीक है। ये सोचो कि आपको नया स्टार्ट करने का मौका मिला, न्यू लाइफ, न्यू अटेम्प्ट। जो चीज़ आपको लग रहा था काश और 1 मंथ मिल जाता, मैं रिवाइज कर लूँगा या कर लूँगी, अभी आपको, अगर मार्च का एग्ज़ाम होता है तो 6 मंथ तो आराम से है ना। तो वो देख लो, मतलब इससे ज़्यादा ही है, बट ठीक है, 6 मंथ पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का भी आप फ़ायदा उठाओ अच्छे से। यहाँ पे हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। देखो, डे 1 से स्टैटिक तो अभी आपने दे चुके हो या नया देने वाले हो, स्टैटिक आपका क्लियर है। तो स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स रिलेट करके डे 1 से कैसे पढ़ते हैं, यहाँ से आप सीख जाते हो, क्योंकि मैं आपका माइंडसेट यहाँ पे सुधारते रहती हूँ कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड एपीएससी सिलेबस, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप अपने नोट्स को डे 1 से कैसे अपग्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि स्टैटिक के साथ जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं वो बस नोट डाउन करो। स्टैटिक की दोबारा एक मैगजीन, फिर विद किताब, फिर कोचिंग मटेरियल, एक ही चीज़ बार बार 3 जगह से मत पढ़ो। एक ही चीज़ एक ही जगह से 3 बार पढ़ो, 3 जगह से 3 बार मत पढ़ो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना, हमारा आज का न्यूज़पेपर। तो पहला न्यूज़ है, इंडिया कैरीज आउट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल इन लद्दाख। तो ये आकाश प्राइम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो लद्दाख सेक्टर में इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया, ठीक है। तो ये टेस्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ जाता है, नहीं सकते। एंड जो बिगिनर है या फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको ये सारी बेसिक चीजें नहीं पता होती है, अगर उनका बैकग्राउंड टेक्निकल हो, या बैकग्राउंड अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज भी पढ़े हो वो, बट ये सारी कभी कभी नहीं पता होती है, एंड इट्स ओके, ठीक है। इट्स ओके, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान को सब कुछ दुनिया का नहीं पता होता है। तो कभी उस चीज से अपने आप को लो फील मत करवाओ कि आप पीछे हो, पढ़ लो ना, अपग्रेड करो, लाइफ तो इसीलिए है ना। तो
हाँ, तो टेस्ट किसके द्वारा किया गया? इंडियन आर्मी, डीआरडीओ। डीआरडीओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है। तो ये फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल टेस्टिंग थी। मीन्स इंडियन आर्मी को ये जो भी मिसाइल हम इंडियन आर्मी यूज करने वाले होते हैं उनको दे देते हैं ना, तो उनके इंडियन आर्मी सिस्टम में वो इंडक्ट करने से पहले हमने टेस्ट किया कि सही है कि नहीं। और ये इंडिजिनियस एक्टिव आरएफ सीकर यूज करता है। आरएफ सीकर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ये एक गाइडेंस सिस्टम होता है जो लॉक करता है एंड ट्रैक करता है टारगेट को लॉक करके उसे ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये लो टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड जोन में भी सही काम करता है। टेस्ट के द्वारा हमें और पता चल गया, ठीक है। तो वी ऑल कैन से दैट आकाश मिसाइल सिस्टम इज इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड मीडियम रेंज सैम सिस्टम। सैम मीन्स एसएम सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखना ईयर टू ईयर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। रेंज 25 to 30, थोड़ा सा जान लो, कभी 300 किलोमीटर आ जाए तो थोड़ा आपको रेंज का आइडिया होना चाहिए। ऐसे पहले पीवाईक्यूज आ चुके हैं यूपीएससी में, ऐसे 7-8 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है फिर से रिपीट करें। डेवलप किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा? भारत डायनामिक लिमिटेड। एंड इट कैन न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स लाइक ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल। तो ये सारे आप देखना, कोई भी मैगजीन आप विजन आईएएस या कुछ भी फॉलो कर रहे हो उसमें सिक्योरिटी वाला एक रहता है ना सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे करंट अफेयर्स रहता है। तो डे वन से ना बस काम की चीजें पढ़ो। देखो ये देखने में छोटा है, आपको लगेगा मैम ने शायद अच्छे से न्यूज कवर नहीं किया। नहीं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जितना पूछा जा सकता है, जितना पढ़ोगे जानोगे उतने से आप एलिमिनेट कर लोगे, उतना ही दिया मैंने। उतना ज्यादा मत करो कि एलिमिनेट करने की क्षमता खो बैठो, ठीक है। 10 चीजें जानकर अगर आप 20 चीजों का आंसर दे सकते हो तो गो फॉर 10। और अगर 10 के बदले 30 चीजें जान लोगे और 10 भी आंसर नहीं कर सक रहे हो तो इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। तो इससे अच्छा कम पढ़ो, अप्लाई करो, एलिमिनेट करो एंड सही 20 मार्क्स ले लो, ठीक है ना। तो वैसा ही ये भी है, तो आप ये एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है, चाइना ने पब्लिकली ये कहा है कि हाँ मानते हैं, हम सपोर्ट करते हैं रशिया का प्रपोजल टू रिवाइव द लॉन्ग इनएक्टिव रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल डायलॉग। ये क्या है? आरआईसी, इट्स अ ट्राइलेटरल डायलॉग। किन किन देश के बीच? रशिया, आरआईसी नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया एंड चाइना। तो इनिशिएट किया गया था पहले के जो प्राइम मिनिस्टर रशिया के येवगेनी प्राइमाकोव के द्वारा इन लेट 1990s फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार मीटिंग होने वाली है, अभी डेट ये रिसेंट वाला फिलहाल मीटिंग का डेट नहीं हुआ, बस चाइना ने कहा कि हाँ रशिया सही कर रहा है, हमें ये रिवाइव करना है। 4 साल से ये बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि 2020 में इंडिया चाइना की मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुई थी ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, है कि नहीं। कोविड आ गई तो ये तब से बंद पड़ा है। तो अभी चाइना कह रहा है कि हाँ सही में हमें ये तो करना चाहिए, ताकि हम एक डिप्लोमेटिक में स्पेस बना सके एंड हम अच्छे से काम कर सके फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक। लेकिन इंडिया कॉशियस है, ऑब्वियसली चाइना है तो पूरा तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया का अप्रोच यही रहेगा कि जहाँ पे कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी होगी हम करेंगे, एंड जहाँ पे ज़रूरत होगी compete करने की हम compete भी करेंगे, ठीक है। तो यही आपको बेसिक जानना है कि ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था। और ये पहला मीटिंग नहीं होगा, ये पहले भी 20 बार मोर देन 20 टाइम्स हो चुका है। ये आरआईसी लेड ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स पहले भी हो चुका है। ऑल्सो आरआईसी के जो फाउंडर्स ऑल्सो स्टेब्लिश द ब्रिक्स ग्रुपिंग एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये फैक्ट थोड़ा याद रखना, आ जाए तो ध्यान में होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में कोशिश मत करो, बस ये डेप्थ याद रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होती है फिर से तो इट विल डिपेंड यूरेशियन कॉपरेशन, बिकॉज इसमें ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप अगर दो ए एंड बी, आपकी अगर इसके साथ दोस्ती है इसके साथ दोस्ती है, और ये एक्स मान लो इसके साथ भी दोस्ती है इसके साथ भी है, आप हो वाई, आप एक्स के साथ दोस्ती करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इन लोगों के साथ भी आपकी रिलेशन अच्छी होगी ना। तो वैसा ही, ठीक है, इस तरीके से समझ लो, ये मैंने समझाने के लिए समझाया, समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये एमसीक्यू आप जरूर से सॉल्व करना। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है उदयादित्य भड़ाली, जो एक असम के एमिनेंट हिस्टोरियन, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन ऑफ असम, फॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ कॉटन कॉलेज थे, ठीक है। उनका रिसेंटली अभी डेथ हुआ, ठीक है। तो ये बॉर्न हुए थे कहाँ पे? मोरान शिवसागर असम में। वो एक गोल्ड मेडल थे फॉर हिज एमए इन हिस्ट्री गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। ही जॉइन कॉटन कॉलेज एज हिस्ट्री प्रोफेसर, बाद में वो रिटायर्ड भी हुए 2003 to 2006 में। वो प्रिंसिपल की तरह भी सर्व करे, प्रिंसिपल बन के रिटायर्ड हुए, ठीक है। वो एक मार्क्सिस्ट थे
उनकी बोल्ड क्रिटिक्स, वो स्टेट पावर के बारे में बोल्ड क्रिटिक्स उनका रहता था हमेशा। एंड ही वॉज एक्टिव इन सिटीजन फोरम अपोजिंग बीजेपी गवर्नमेंट। थोड़ा आइडिया होना चाहिए उनके बारे में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज पर्सनैलिटी इन न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, राइट। तो उनकी कुछ एसएमएस डेलीज है जहाँ पे वो लिखते थे, जैसे असमिया অসমীয়া प्रतिदिन, जैसे पृष्ठभूमि सानिकी और प्रासंगिक पंडुलिपि, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन टू सदीन एंड आगन मेड हिम ए रिस्पेक्टेड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। और मई 2025 में उनको ऑनर किया गया पराग कुमार दास जर्नलिज्म अवार्ड के फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म एंड प्रोग्रेसिव थॉट। तो ये पराग कुमार दास, इस पर्सनैलिटी के बारे में भी, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है लास्ट मंथ करंट अफेयर्स में, राइट। इनकी जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन थी वो थी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम, 100 years हिस्ट्री ऑफ कॉटन कॉलेज। तो राइटर, ये अगर आता है मैच द फॉलोइंग में, इस बार भी आया था कि किताब का नाम दे देंगे, राइटर कौन है तो आपको ये याद रखना है। ही ऑथर्ड वर्क्स लाइक जाति समस्या प्रश्नार्थ एंड बेईमान और ठिकाना, ठीक है। एंड उनको विष्णु प्रसाद राभाय अवार्ड भी दिया गया, दैट इज 1996 में। तो उनके बारे में थोड़ा ये सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, रट्टा मत मारो, याद रह जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। ही co-founded the theatre group Ekyatan 1976 and played a critical role in organizing the annual Parag Kumar Das Memorial Debate for about 25 years. वो एक्टिव रह चुके हैं असम क्रिकेट एसोसिएशन एंड गुवाहाटी स्पोर्ट एसोसिएशन में भी। तो आज कुछ इनके बारे में न्यू फैक्ट्स थे न्यूज़पेपर में, तो मैंने इसलिए वो भी इंक्लूड कर दिया ताकि वो ना छूटे। तो मैं रिपीट तभी करती हूँ अगर कोई नया फैक्ट है, ताकि आपका कुछ ना छूटे। जितना मैं कोशिश करती हूँ 80% आपकी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। 20% कहा है मैम, 20% तो कोई भी नहीं कह सकता, वो किस्मत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाकर, कि स्वच्छ सर्वेक्षण 24 to 25 अवार्ड्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी कन्फर्म किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 24-25 का, जो 9th एडिशन है, होस्टेड किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन न्यू दिल्ली। तो ये क्या करता है, ये करता है कि ये लेबल सबको एक फील्ड देता है, एक्नॉलेज करता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसे इंदौर रैंक 1 है 7 साल से क्लीनलीनेस के लिए, उनको मिलता है, ठीक है ना, अवार्ड। तो वही इस साल ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उन्होंने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया, सुपर स्वज लीग। इस अवार्ड के अंडर ही ये कैटेगरी भी उन्होंने एसएसएल फॉर सिटीज किया। ये क्या है, एसएसएस सिटीज वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेगुलर रैंकिंग जो होता है ना, उससे एसएसएस सिटीज को अलग रखा, ताकि उनको भी फेयरनेस और एनकरेज इमर्जिंग सिटीज जो मतलब अभी इमर्ज हो रहे हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग करने का, मतलब सबको समान बराबर हक मिले। इसके साथ ही रेगुलर रैंकिंग जो सही से, अब मान लो ये इस तरीके से, मान लो स्कूल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, उनके साथ ही अगर जो इमर्ज कर रहे हैं, अभी बस पढ़ना सीख रहे हैं, इनके साथ बिठा देंगे तो हो सकता है ना जो अभी सीख रहा है वो इनके सामने कॉन्फिडेंट फील ना करे, हमेशा इनको ही तो बढ़ावा होगा, क्योंकि ये तो पहले से डेवलप्ड है। तो इसलिए इनका तो अलग है ही, इनसे अलग करके एक स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग भी एक अलग से करा गया लिस्टिंग, ताकि उनको भी हम अवार्ड दें जो अभी इमर्ज कर रहे हैं, नया है, नया सीख रहे हैं, वैसे याद रखना। एंड पहली बार इसी चलते सिटी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम टारगेटेड इम्प्रूवमेंट कर सके अक्रॉस अर्बन लोकल बॉडीज। तो सिटी की रैंकिंग 5 टाइप की हुई। ये जो सबसे वेरी स्मॉल सिटीज, जिसमें लेस देन 20,000 लोग होंगे पॉपुलेशन के बेस पे, है ना। स्मॉल सिटीज 20 to 50,000, मीडियम सिटीज 50 to 3 लाख, बिग सिटीज 3 to 10 लाख, एंड मिलियन प्लस सिटीज जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। तो इसी तरीके से कुछ जगहों के अवार्ड मिला, ये थोड़ा आपको जानना चाहिए बाकी गवर्नमेंट एग्जाम प्लस एपीएससी के लिए। कि रिकॉग्निशन फॉर स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ महाकुंभ किनको मिला, प्रयागराज को, ऑब्वियसली फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग महाकुंभ 2025। क्लीनलेस्ट गंगा टाउन, प्रयागराज को मिला। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर को मिला, फॉर ensuring सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर, ठीक। देन क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को मिला। ऑल्सो प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ स्टेट, मतलब 35 सिटीज अक्रॉस 33 स्टेट्स में से प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर भी मीन्स अवार्ड दिया गया, मतलब उनको एक रिकॉग्निशन दिया गया, उसमें से गुवाहाटी भी है। ये सब जगह तो है
आप ये याद रखना, एपीएससी के लिए आपको कभी पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में, या स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ जाए तो इट्स इम्पोर्टेंट। बाकी ये सैनिटाइजेशन वर्कर, ये वाला थोड़ा याद रखना। सैनिटाइजेशन के ऊपर अगर कुछ भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, हेल्थ को सही करने के लिए, सैनिटेशन वगैरह कुछ भी रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि इस चीज़ को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अवार्ड भी हम देते हैं अगर सही से इस चीज़ों में, हम इन चीज़ों में काम करें, बेसिक चीज़ों में, बेसिक सफाई में, है कि नहीं? तो इसी बेस पे ये वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। छत्तीसगढ़ के डिपार्टमेंट ने, उन्होंने पहले कहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम ही नोडल एजेंसी है, हम ही इम्प्लीमेंट करेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके जो भी डायरेक्टिव्स है हम करेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये आपका राइट तो है नहीं, ये ग्राम सभा को ये राइट देना चाहिए, वही गवर्निंग बॉडी है। तो इसलिए उन्होंने अभी विड्रॉ किया कि नहीं नहीं ठीक है, हम गलत है, हम नोडल एजेंसी नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये कहानी है। तो हम एग्जाम परस्पेक्टिव से ये जान लेते हैं कि ये CFFR जो है, मीन्स कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ये क्या है? इट्स अ की प्रोविजन अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो एम्पावर करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को कि वो भी प्रोटेक्ट करे, रिजेनरेट करे, कंजर्व करे और मैनेज करे उनके अपनी फॉरेस्ट जहाँ पे उन देयर कस्टमरी फॉरेस्ट। रिकॉग्निशन ऑफ राइट, ये क्या कर देते हैं? ये जो CFRR है, दैट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट, ये राइट, it gives scheduled tribes and other traditional forest dweller the legal right to रहने के लिए, यूज करने के लिए, एंड फॉरेस्ट की लैंड को कल्टीवेट करने के लिए जिसमें वो डिपेंडेंट है। और ग्राम सभा इसमें गवर्निंग बॉडी होती है जो मैनेज, प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट करते हैं फॉरेस्ट को। ठीक है, ग्राम सभा ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, लोकल नीड अगर रहता है, रेस्टोरेशन, लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन ये सब अलाइन होना चाहिए जो ऑफिशियल प्लान्स है, ठीक है, ताकि लोकल नॉलेज गाइड, अडेप्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा सब कुछ बैलेंस्ड रहे। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स ये प्रमोट करता है कि कम्युनिटीज कैन कलेक्ट एंड सेल नॉन टिम्बर फॉर प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि बेम्बू, हनी एंड हर्ब्स, ये सारे कलेक्ट भी कर सकते हैं जो यहाँ पे कम्युनिटीज रहते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की ये बैलेंस भी करता है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है कि अभी जो कम्युनिटी है वही इनके देख रेख करेंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी सही से होगा, क्योंकि उस जगह के बारे में जानकारी इनको सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लोगों को भी बिना हटाए। तो एम्पावर लोकल टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग एंड एक्सटर्नल थ्रेट, कि ये लोगों को ये रह रहे, ये प्रोटेक्ट कर रहे, बाकी लोगों को यहाँ डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग करने नहीं देंगे, है कि नहीं? तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये क्या है? It recognizes and grants forest right to forest dwellers, STs and OTFTs. OTFTs means other traditional forest dweller, जो यहाँ पे जनरेशन से ये फॉरेस्ट में रह रहे विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हिस्ट्री में जो इनजस्टिस हुई, ये कम्युनिटीज के साथ इंश्योर करते हैं कि उनकी सस्टेनेबल एक्सेस बने रहे लैंड में और वो इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करे। ठीक। तो the act also facilitate the diversion of forest land for public welfare project with ग्राम सभा अप्रूवल। तो ग्राम सभा मोटा मोटी आप याद रखना गवर्निंग बॉडी है, वही यहाँ के छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहे थे कि वो अब से देख रेख करेंगे, बट ठीक है अभी सही है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना डायरेक्टिव। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में FRA के बारे में, फॉरेस्ट राइट एक्ट कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में भी जानना होता है। फैक्ट्स क्या है? ये पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये कहाँ पे है? ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, असम। न्यूज में है तो आपको जानना चाहिए। लीगली प्रोटेक्टेड, अब ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? लीगली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड होता है। कियो मूवी, ये मूवी को बेस्ट फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अवार्ड दिया गया बर्लिन किच फिल्म फेस्टिवल में। तो ये एक अडेप्टेशन है ऑफ आयनिक ड्रामा बाय असम्स लेजेंडरी फनी शर्मा। ठीक है, तो फनी शर्मा के द्वारा जो एक ड्रामा थी उसी को ये मूवी में दिखाया गया है। इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ दैट आयनिक ड्रामा। तो दिस फाउंडेशनल, ये फनी शर्मा कौन थे? इनका रोल, दैट इज ही वाज अ फाउंडेशनल ड्रामाटिस्ट एंड एक्टर इन असमीज थिएटर पॉपुलरली नोन एज नत्य सूर्य, नत्य सूर्य। ठीक है, और जो ये मूवी के कियो मूवी के डायरेक्टर है अरूप अग्रवाल, कम्स फ्रॉम एन आर्टिस्टिक फैमिली, ही इज अ सन ऑफ विवेकानंद अग्रवाल एंड नेफ्यू ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाल। तो हमने पढ़ा हुआ है ये कौन थे, रिवीजन कर लो जाके। ठीक है, देन अन्नपूर्णा सीड लाइब्रेरी कहाँ पे है? मेलेंग काटगांव, कहाँ पे? जोराट। ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट सीड लैंडिंग लाइब्रेरी है, फाउंडेड बाय महान चंद्र बोरा। उन्होंने पहले
स्टार्ट किया था 3 राइस वेराइटीज से, अभी तो यहाँ पे 500 राइस वेराइटीज है। तो ये यहाँ लाइब्रेरी की तरह ही वर्क करता है कि सीड्स आप बोरो कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, फिर वापस आप कुछ दे भी सकते हो। तो ये सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वेराइटीज। यहाँ पे वन सम ऑफ द वेराइटीज आर बाओधान एंड दोलकोसू। तो ये सब आता है, तो आप याद रखना ये राइस के कुछ वेराइटीज की हो गए हेयरलूम राइस वेराइटीज। ठीक है, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे तो आपको याद रखना, बस ये याद रखना ये है कहाँ पे, हो सकता है कभी एपीएससी में आ जाए। Then President of India participated in the birth anniversary celebration of Adi Kavi Sarala Das. ये कौन थे? ये originator of उड़िया लिटरेचर, बॉर्न हुए थे 15th सेंचुरी को, एंड ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू राइट इन उड़िया लैंग्वेज। उनका पहला नाम, पहले का जो नाम था वो था सिद्धेश्वरा पारिदा, एंड ही वाज ए कंटेम्पररी ऑफ गजपति किंग कपिलेंद्र देव। तो याद रखना ऐसे कंटेम्पररी किसके साथ थे, ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है पीओक्यू में। ठीक है, he wrote his epic poems at religious establishment known as Muni Gosai, and beside the three epics for which he is best known, the Mahabharata, Vilanka Ramayan, Chandi Puran, he also wrote Lakshmi Narayan Vachanika। तो ये सारी याद तो रखनी होगी। तो जो पर्सनैलिटी इन न्यूज वाला आप A4 साइज में मैंने आपसे कहा है वहां पे आप लिखते जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी इन न्यूज वाला में कवर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का हम देखते हैं एडिटोरियल। थोड़ा सा मैंने ये लंबा रखा है एडिटोरियल, ताकि ये इशू आप एक बार समझ जाओ, तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा, बट रिफ्यूजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आई थॉट इसको मैं अच्छे से होलिस्टिक वे से आपको एक बार समझा दूं, ताकि आइंदा कोई भी क्वेश्चन आए रिफ्यूजी का एडिटोरियल आए तो आपको समझने में ईजी हो। तो देखो ऐसा है कि मिजोरम में बहुत सारे रिफ्यूजी क्राइसिस चलते रहते हैं, रिफ्यूजी आते रहता है, वहाँ पे बहुत बढ़ गई है अभी जब से म्यांमार की मिलिट्री कूप हुई है। तो म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर से बहुत सारे रिफ्यूजी प्रोवाइड मतलब शेल्टर लेने के लिए आ जाते हैं मिजोरम में। तो इन अर्ली 2025 4,000 refugees from Myanmar's Chin state entered Mizoram after army clashes, further staining the state already fragile humanitarian situation। तो मिजोरम मैनेज कैसे कर रहा है? ठीक है, बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव है यहाँ पे। एक तो एथनिक टाइज एंड ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। आप सबको पता है कि मिजोरम का जो पहले फ्री मोमेंट रिजिम है वो अभी है, तो फॉर्मलाइज किया गया था कि कुछ किलोमीटर तक आप बॉर्डर में कुछ वीजा के अलावा भी आना जाना कर सकते हो, वो 1968 में ही हो गया था। ऑल्सो मिजोरम की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है मिजो कम्युनिटी, वो शेयर करती है कल्चरल एंड फेमिनियल बॉन्डिंग विद द चीन ऑफ म्यांमार, द बाउम ऑफ बांग्लादेश एंड द कुकीजो ऑफ मणिपुर। तो ये एक लार्जर जो इथनिक ग्रुप में बिलोंग करते हैं सारे, तो इसलिए आपस में उनको एक अपनापन एक रहता है, सॉलिडेरिटी का सेंस रहता है। तो उससे भी वो जो रिफ्यूजीज आते हैं ना उनको सपोर्ट दे देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रीजन है, मतलब यहाँ पे यही है कि ऑथर कहना चाहते हैं रिफ्यूजी को मैनेज कैसा कर रहा है। ये तो हो गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और एथनिक टाई। फिर कम्युनिटी सपोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि यंग मिजो एसोसिएशन, चर्च ग्रुप, लोकल इंडिविजुअल, वो खाना, घर, बेसिक नीड्स रिफ्यूजी को दे रहे हैं कंपेशन के चलते। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कंपेशन। आप एथिक्स में भी आता है तो मिजोरम की एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि वो लोकल रिसोर्सेस अपनी कम होने के बावजूद भी वो कंपेशन दिखा रहे हैं, है कि नहीं? और यहाँ हम अपने घर पे भी कोई आ जाता है तो हम गुस्सा होता है, और वो देखो बस रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप एथिक्स में लिख सकते हो, इसलिए मैंने और भी अच्छे से दिया ताकि आप ये इशू थोड़ा समझ लो सिंपल स्टोरी टेलिंग मेथड से। ठीक है, देन मिजोरम की जो गवर्नमेंट पोजीशन है, देखो ये फिर नेगेटिव भी है कि एथनिक और ह्यूमैनिटेरियन रीजन तो है, तो इस चलते उन्होंने भी कहा है कि हाँ रहने दो रिफ्यूजी को, हैज रिफ्रेन फ्रॉम डिपोर्टिंग, क्योंकि वो अभी जाके वो मारे गए या कुछ हो गया तो। लेकिन फिर लोकल प्रेशर भी बनता है कि कुछ विलेजेस रेस्ट्रिक्शंस देते हैं। ठीक है, however growing local pressure has led some village to impose restriction on their movement trade, citing concern over legal violation and border security। कि border security हो सकता है ना कुछ अच्छे बन के बॉर्डर की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाए, वायलेट करे कुछ, तो इसलिए कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शंस भी करते हैं लोग, प्रेशर भी डालते हैं कि हर जगह उनको ट्रेड करने की इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लीगल वायलेशन करे, बॉर्डर सिक्योरिटी का भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, कंसर्न होगा ये चीज़। फिर सेंटर से भी असिस्टेंस लिमिटेड होता है, सेंटर ने 8 करोड़ दिया था
ठीक है, रिलीफ फंड के लिए, ताकि मिजोरम मैनेज कर पाए। लेकिन यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कम है, जितनी बढ़ रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है चैलेंजेस, तो उसके चलते तो ये तो कम है। तो ये हो गया मैनेज कैसा कर रहा है, बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव वाली सीन। अभी इसमें एथिक्स में कुछ क्वेश्चन आ जाए, कंपेशन का एग्जांपल दे सकते हो, या जीएस पेपर में रिफ्यूजी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, तो ये से ही आप घुमा फिरा के थोड़ा अलग अलग लिख सकते हो कि किस किस ग्राउंड में हम मैनेज कर सकते हैं। एक तो कंपेशन हो गया, एक ये सारा चीजें हो गया, निगेटिव पॉजिटिव चैलेंज आपको पता चल गया है ना। तो अब ऐसा है कि हमारे देश में व्हाट इज द लीगल फ्रेम गवर्निंग रिफ्यूजीज इन मिजोरम, मिजोरम में कैसे लीगल फ्रेमवर्क क्या है। देखो, वैसे तो रिफ्यूजी की डेफिनेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ क्या है, कि एक रिफ्यूजी वो है जो who is outside their country of origin and is unable and unwilling to return, कि कुछ अपने देश से वो बाहर है एंड वो वापस भी नहीं जा रहे, ताकि उनको मार दिया जाए, उनके साथ कुछ गलत कर दिया जाए, इस डर से वो नहीं जाते। वो डर किसी भी रीजन से हो सकते हैं, उनके जाति, धर्म, उनकी नेशनैलिटी, मेंबरशिप और टू ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ओपिनियन, किसी भी रीजन से हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा रिफ्यूजी। और असाइलम सीकर कौन होता है, इज वन हुज क्लेम फॉर रिफ्यूजी स्टेटस इज येट टू बी एजुकेटेड, मतलब उनका रिफ्यूजी स्टेटस अभी तक है नहीं है, तो वो असाइलम सीकर जैसा रहता है। तो रिफ्यूजी को इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने जान बचाते हुए वो डर से भाग के आते हैं। और इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो वॉलेंटरी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं ताकि इकोनॉमिक कुछ फायदा ले सके। लेकिन फिर भी रिफ्यूजी के अंदर भी कुछ तो, अभी झुंड में अगर बहुत लोग आ रहे हैं उसमें इलीगल भी कोई घुस सकता है, फायदा तो ले सकता है, इसलिए हमें कॉशियस रहना चाहिए जो ले भी रहा है। ठीक है, इसलिए चिंतित भी है ना बहुत विलेजेस बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, वायलेशन को लेके। तो ये हो गया रिफ्यूजी का फ्रेमवर्क एक है। इंडिया किया है कि सिग्नेट, इंडिया ने साइन नहीं किया 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल भी साइन नहीं किया, तो हमारे देश में कोई नेशनल रिफ्यूजी लॉ है नहीं। तो हम रिफ्यूजी को गवर्न करते हैं अंडर फॉरेनर्स एक्ट एंड आर ऑफन डील विद लॉज रिलेटेड टू इमिग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी लाइक इंडियन पासपोर्ट एक्ट, रिपार्टीशन ऑफ प्रिजनर एक्ट एंड रेलिवेंट रूल्स सच एज पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया। ये सारे रूल्स से हम डील करते हैं रिफ्यूजी के साथ। हम कोई ये, हमारे पास नेशनल रिफ्यूजी लॉ कुछ है नहीं। फ्री मूवमेंट रिजिम और बॉर्डर कंट्रोल, ये 1968 में हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि ऑलरेडी म्यांमार अलाउ करता है कि पहले था कि 40 किलोमीटर आप आना जाना बॉर्डर दोनों साइड कर सकते हो, अभी वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, असम राइफल भी गार्ड करता है म्यांमार बॉर्डर को, लेकिन स्टेट ऑफिशियल इशू बॉर्डर पासेस, कुछ बॉर्डर पासेस इनको दिया जाता है ताकि वो बिना वीजा पासवर्ड के आराम से आना जाना कर सके। ठीक है, एंड बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड किया जाता है सेंट्रलाइज पोर्टल पे, ताकि कुछ अगेंस्ट ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हुए भी फिर भी सिक्योरिटी में इश्यूज आती है, स्मगलिंग होती है, लीगल माइग्रेशंस भी होती है, तो हमें टाइट कंट्रोल तो रखना पड़ता ही है। तो ये है हमारी दशा विद रेस्पेक्ट टू लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रिफ्यूजीज। फिर रिफ्यूजी जो रजिस्टर्ड है अंडर यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, उनको लिमिटेड प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज दिया जाता है बट लैक गवर्नमेंट इश्यूज डॉक्यूमेंट, एज अ रिजल्ट दे कांट एक्सेस, तो उनके पास ज्यादा गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स होता नहीं है सही से, तो वो वेलफेयर स्कीम्स तो उनको मिल नहीं सकता, बैंक अकाउंट भी खोल नहीं सकते, तो वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेमवर्क अभी वर्क कर रही है इस तरीके से रिफ्यूजी को लेके हमारे कंट्री में, स्पेसिफिकली अभी मिजोरम में। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, देखो ये दिमाग में इतना जोर मत डालो, कहानी जैसे ही ऐसे याद रखो। ठीक है, तो कुछ आए तो आप लिख सकते हो। तो लास्ट में ये है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये कुछ रिफ्यूजी कुछ भी रिलेटेड आए, सिर्फ मिजोरम बोलकर नहीं, तो आप ये लिख सकते हो ये सारे, कि देखो पहले तो हमें एक लीगल रिफॉर्म लाना चाहिए, हमें नेशनल रिफ्यूजी लॉ लाना चाहिए। लॉ से हम रिफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं कि हाँ, ताकि हम फेयर राइट और फेयर प्रोटेक्शन दे सके ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर, गलत लोगों को हम राइट्स ना दे बैठे। तो वैसा ही मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल 2019, इसको अगर प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया तो ये एक मॉडल बन सकता है फॉर लोकल लेवल आइडेंटिफिकेशन एंड रेगुलेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। स्टेट लेवल जो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो उसमें क्लियर गाइडलाइंस एंड ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन के रिफ्यूजीज को डील करते हैं, वो सारे रिफ्यूजी स्टेटस को सही से टाइमली हम एक दूसरे से शेयर कर सके। एक डेडिकेटेड हम रिफ्यूजी कोऑर्डिनेशन टास्क फोर्स बिठा सके, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर एंड मिजोरम गवर्नमेंट रहे, ताकि हम रिफ्यूजी के साथ क्या करें, क्या नहीं, कैसे करें, स्ट्रीमलाइन सारा रिस्पॉन्स, वो सब डिस्कस कर सकें। कम्युनिटी इंटीग्रेशन, की इंक्लूसिव लोकल डेवलपमेंट प्लान एंड बेसिक सर्विसेज टू जेन्युइन रिफ्यूजीज हम दे सके।
वहाँ के जो स्पेसिफिकली वनरेबल ग्रुप women एंड चिल्ड्रन, उनको हम एक्सप्लोरेशन एंड ट्रैफिकिंग से बचा सके कम्युनिटी इंटीग्रेशन करके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप मैनेजमेंट, एडहॉक शेल्टर में भी रखते हैं जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम टेम्पररी जो रिसेप्शन सेंटर है विद सपोर्ट फ्रॉम एनडीए में, वो हम रख सकते हैं कि एक रिफ्यूजी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम रखे ताकि वो हम ट्रैक कर सके, उनको जो सर्विस हो हम सही से दे पाए। ठीक है। एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, वो तो है स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी, ताकि हम बॉर्डर की सेंसिटिव मोमेंट्स को देख सके। लोकल पोलिसिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, ये सारी चीज़ों को हम देख सके, चेक कर सके और फिर जितनी ज़रूरत है उतना कर सके, है कि नहीं? ताकि हम साथ भी दे जब ज़रूरत हो और कम्पीट भी करे जब नीड हो, है ना? तो यही थोड़ी आपको जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस ये डेली आ रहा है, छोटे-छोटे फॉर्मेट में न्यूज़ में आ रहा है। आपने असम ट्रिब्यून में भी देखा होगा, हर दिन कुछ ना कुछ पैरा रहता है। तो मैंने आज इसलिए ओवरऑल पूरा ये एडिटोरियल के माध्यम से आपको समझा दिया। तो होप कि आप कुछ नया सीखे होंगे, ठीक है? और थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज आपने अगर कुछ नया सीखा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? और एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। फिर से अगर देना है तो गलती देखो, रीस्टार्ट करो, नहीं देना है तो नए फेज़ ऑफ लाइफ में भी कॉन्फिडेंटली जाओ। ये नहीं हुआ तो दूसरा कुछ बहुत अच्छा हो भी जाएगा, ठीक है? तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, एग्ज़ाम नहीं होने की कुछ भी रीज़न्स हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम जितनी हमारी तरफ से हेल्प होगी आपको ज़रूर करेंगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।